नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हाथ में राइफल, टैंक की सवारी, सीएम योगी की ऐसी तस्वीर पहले नहीं देखी होगी। राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले ये तस्वीर लखनऊ से आई है, जहां नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी देखी और कहा, उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है, यहां के जाबाजों ने बलिदान दिया और गौरव भी बढ़ाया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आर्मी टैंक की सवारी, हाथों में राइफल और राष्ट्रवाद की झलक। योगी का यह अंदाज पहली बार देखा होगा। अत्याधुनिक हथियार, शौर्य का प्रदर्शन और सेना के पराक्रम को दिखाने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश से आई है। जब सीएम योगी नो योर आर्मी फेस्टिवल में शामिल हुए, योगी ने सेना के शौर्य को सलाम किया, वीरों की भूमि को नमन किया और कहा कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है, यहाँ के जाबाजों ने अपना बलिदान दिया है और गौरव भी बढ़ाया है। ऐसे में देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपनी आहुति देने वाले बलिदानियों के परिजनों को 50 लाख रुपए और नौकरी यूपी सरकार दे रही है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों और सेवा से निवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करती है। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री ने 2 डिफेंस कॉरिडोर दिए, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में, जिसका जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के तहत भारत डायनामिक काम कर रहा है। कानपुर और अलीगढ़ में भी इस क्षेत्र में काम हो रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों को भी भारत में बने हथियारें मुहैया करवाई जा रही हैं, क्योंकि सशक्त सेना ही एक सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र का सपना साकार कर सकती है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई, झांसी के डिफेंस कॉरिडोर के नोड में हमें भारत डायनेमिक्स के बड़े कार्यक्रम वहां के लिए स्वीकृत हुए। कानपुर अलीगढ़ के नोड्स में पहले से ही जितनी भूमि हमारे पास आरक्षित थी, वे सभी आवंटित होकर के प्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुकी है। यानी हम लोग आज सेना के साजो सामान और सेना के हथियारों की आपूर्ति में भी भारत आज आत्मनिर्भरता का लक्ष्य न केवल प्राप्त किया है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी आज हम उस सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। यानी नए भारत के निर्माण में योगदान देने वाला नया उत्तर प्रदेश अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात हो या फिर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। सीएम योगी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने कहा था, देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, जिसे साधने के लिए अब बीजेपी हर मोर्चे से तैयारी शुरू कर चुकी है। उन महिला मोर्चा से लेकर युवा मोर्चा तक को टारगेट किया जा रहा है, जिनमें राम मंदिर के संदेश को घर घर पहुंचाने की भी बात है। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है।
उत्तर प्रदेश में जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा और पीडीए का झगड़ा है। विपक्ष राजनीति में व्यस्त है। दलित यादव वोट बैंक की सियासत हो रही है, लेकिन इन सब के इतर बीजेपी का फोकस मोदी की बताई 4 जातियों पर है, जिसमें गरीब, युवा, महिला और किसान शामिल हैं। पीएम मोदी ने देश में 4 जातियां बताई थी, जिसे साधने के लिए अब उत्तर प्रदेश में मंथन हो रहा है और उन तमाम मोर्चा और विंग को मंत्र दिया जा रहा है जो इन 4 जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी ने सभी मोर्चों को जिम्मेदारी सौंप दी। महिला मोर्चा नारी शक्ति का संदेश देंगे, अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिमों को साधेंगे, युवा मोर्चा विकास का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश में हर उस वर्ग को साधने की रणनीति तैयार की गई है जिससे 80 सीटों पर विजय पताका लहराया जा सके। मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी बैठक की और ये बड़ी बैठक सभी मोर्चों की आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं उनकी आज संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई और लोकसभा चुनाव की मोर्चेबंदी की गई कि आखिर किस रणनीति से लोकसभा चुनाव जीतना है, इस पर मंथन किया गया। इस बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा समेत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं उनके प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में यही वो वोट बैंक है जो किसी को सत्ता दिलाने और दिल्ली की सत्ता पर जीत का परचम लहराने के लिए जरूरी है, जिस पर एक बार फिर बीजेपी की पैनी नजर है और अभियान के जरिए हर घर दस्तक भी दिया जा रहा है। यूपी में क्षेत्रीय समीकरण को साधना मकसद है। जातीय समीकरण को फिट करने की कोशिश की जा रही है। महिला, युवा, किसान और गरीबों को जोड़ा जा रहा है। राम मंदिर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी अब उन मुद्दों, उन योजनाओं के साथ जनता के बीच पहुंच रही है जो 2024 में रामबाण साबित होगा। देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बहुत कम समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। 24/7 काम करने वाले हमारे पास नेता हैं, हमारे पास कार्यकर्ता हैं और मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है। इसके द्वारा पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार करती है, विभिन्न क्षेत्र में लोगों को जोड़ती है। यानी लखनऊ में हुई इस बैठक में वो रणनीति तैयार हुई है जिसे अब अभियान की शक्ल दी जाएगी, जिसमें राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता से रखा गया है, तो वहीं महिला, युवा और किसानों को भी जोड़ने की प्लानिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की कल बड़ी बैठक है। सभी मोर्चे के अध्यक्ष, प्रभारी इसमें शामिल होंगे। जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। सभी मोर्चों को अलग अलग जिम्मा दिया जाएगा। देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोर्चा प्रभारियों को लेकर बैठक करेगी बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, कल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तमाम मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी इसमें शामिल होंगे, जिनको 2024 के चुनाव के लिए अलग अलग जिम्मा दिया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे और इसमें सभी मोर्चों और प्रभारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। 2024 चुनाव में बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को लेकर चल रही है और उसके लिए अभी से ही पार्टी और संगठन के स्तर पर अपनी रणनीति को जमीन पर उतार रही है। सीए को लेकर एसपी सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने कहा था कि इसे लागू करने से देश के हालात खराब होंगे। नफरत की आग जितना फैलाएंगे देश को उतना नुकसान होगा। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बर्क के बयान पर पलटवार किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, देश के मुसलमानों को इस कानून से कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग बस वोटों की खातिर गुमराह कर रहे हैं। ये तो प्रोपेगेंडा है इनका। इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे इससे, और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। और देखो, देश को चलाने के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी। कानून में जहां तक मैंने इसका मुसव्वदे का अध्ययन किया है और पढ़ा है, तो इस कानून में कहीं भी मुसलमानों की शरीयत या नागरिकता के छीनने की कोई बात नहीं की गई है। यह कानून दरअसल उन लोगों के लिए है जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा से यहां पर आए, तो ये बयान उनका गुमराह कुन है और मुसलमानों को डराने और धमकाने वाला है।
तो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इस कानून से डरने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले बयान पर भड़के बाबा बागेश्वर ने एनसीपी विधायक के मांसाहारी वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ को मूर्ख बताया है और न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कहा, ऐसे लोगों को भगवान राम के बारे में पढ़ना चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी मांसाहारी, ये मूर्ख हैं, इन्होंने राम को नहीं पढ़ा, प्रभु श्री राम को नहीं पढ़ा, इन्होंने समझा भी नहीं। धीरोदात्त ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। ये वो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मान नहीं रहे, इसलिए उनकी मति खराब हो गई। और भगवान इनको सद्गति दे और शुद्ध मति दे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। प्रभु श्री राम को जानो, पहले रामचरितमानस पढ़ो, गढ़ो, समझो। खेल ही खेल सकल नृप लीला, लीला तो करते हैं लेकिन परमात्मा ने अमर्यादित काम नहीं किया। वो ब्रह्म जो शत्रु के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता, वो ब्रह्म नारायण नर बनकर आया, वो ऐसा कार्य करेगा। मूर्खतापूर्ण बात है। न राम को जाना है, न उन्होंने राम माफी मांग ली उन्होंने बाद में। मांगना ही चाहिए, उन्होंने बोलना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो ना बोलने का अधिकार है। और तो जो खाते हैं वो राक्षस वृत्तियां हैं और उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। पशुओं के नियम है, इंसानों को कोई नियम नहीं। पशुओं के नियम है, गाय भूखी हो, आप उसके सामने शेर का भोजन रख दो, वो नहीं खाएगी। शेर भूखा हो, पिज्जा रख दो, नहीं खाएगा। आदमी को कुछ भी दे दो, वो सब खा जाएगा। ज्यादा समझाओ तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। ये भैया जी कहे न कि मंदिर बन रहा है। हाँ, और आप जा रहे हैं। हाँ, 22 को। अद्भुत आनंद। निमंत्रण जब मिला तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? निमंत्रण हमें मिला तो हमें लगा कि ये बागेश्वर हनुमान जी के लिए निमंत्रण आया है कि तुम मत रह जाना, हिंदू राष्ट्र का बिगुल तुमने बजवाया है। तो ये मंदिर हिंदू राष्ट्र का बिगुल है? बिगुल है, बेझिझक। हम कहते हैं एक रास्ता हम खोल के देते हैं प्रश्नकर्ता को, हिंदू राष्ट्र का बिगुल। और इसके बाद फिर आपने जो सी लाइन छेड़ी, ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, संस्कृत में संस्कृत का प्रचार और लोगों के सद्विचार और हिंदू राष्ट्र की यात्रा। हमें कागज पे नहीं चाहिए, दिलों में चाहिए। यानी आप ये कहते हैं कि संविधान में वो लिखा है तो लिखा रहे, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, दिलों में हो जाएगा। लेकिन अगर वो संविधान में लिखा है तो हमको पालन करने का पूरा वो है। हमारे दादाओं परदादाओं ने संविधान स्वीकार किया है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी और इस भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना अति अनिवार्य है। हमारा धर्म है अब संविधान, इसमें कोई सिद्ध। अच्छा, मैं पूछ ही लेता हूं एक सवाल आपसे। ऐसा क्या करें वो सामने वाले जिससे आपका मन मान जाए कि नहीं, हाँ ये अब बदल गए हैं? ऐसा कौन सी चीज आपके लिए? लुकमान जैसे हम लोग रहे, हाँ, अहिंसावादी और शांत प्रिय, हाँ, वैसे तुम हो जाओ। बाबा बागेश्वर ने लोकसभा चुनाव पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि कभी राजनेताओं के भविष्य पर पर्ची नहीं निकाली, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे वो फिर से चुनाव जीतेंगे। 1924 की यानी 2024 की जो पर्ची चुनाव की निकलेगी वो क्या कहती है आपके हिसाब से? पर्ची जो निकाली जाए 1924 के 2024, अच्छा 2024 की पर्ची हमने निकाली कभी राजनेताओं के भविष्य पर पर्चियां नहीं निकाली। हम पार्टी के पूछ रहे हैं, पार्टी की भी कोई हमने पर्ची, क्या संभावना लगती है? हम कुछ नहीं कह सकते। जो देश का कल्याण की हित की शब्द देगा, वचन देगा, संकल्प पत्र देगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसरी होगा, जो भारत की जनता का कल्याण हित करेगा, भारत के लोगों इस समय में, मौजूदा समय में किसको लगता है कि आप किसके? राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं हमारी, क्योंकि दोनों लोग आपके तालाब में आते हैं पानी पीने। हमारे तालाब में नहीं, पर बागेश्वर हनुमान जी के तालाब में सब आते हैं, हम भी वहां पानी पीते हैं। हम तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, ऐसे पीना चाहिए। तो दोनों को आप विजयी भव कह देते हैं, और जीतता तो उसमें एक पर ही है। किसी को एक हाथ उठाते हैं, किसी को दो।
तो ये दोनों वाला जो, यही तो सवाल था, ये दोनों वाला हाथ किस पे ये उठता है? इनसाइड मामला है। अच्छा ये तो मैं इसके लिए दूसरे इंटरव्यू का इंतजार करूंगा, और जब मैं यही पहला प्रश्न पूछा वो दूसरा पर हाथ इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो जीत जाए उसी पे उठाए, हम ये ना 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 ना, मैंने ये नहीं कहा, ये आपने कहा। मैंने कहा ये जो अंदर बैठता है उसको दोनों हाथ जिसको उठाते हैं वो कौन से इस लोग पर हैं? हम कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम राजनीति पर, राजनेताओं पर कोई बात नहीं करते। बहराइच बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को हुई 2 साल की सजा, 2500 रुपए लगा जुर्माना। एसडीएम को धमकाने के पुराने मामले में यह सुनवाई हुई, और सुनवाई करते हुए एसीजेएम एमपी एमएलए की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई है। विधायक के खिलाफ 2 सितंबर 2002 में हरदी थाने में एसडीएम ने मुकदमा दर्ज कराया था। सुरेश्वर सिंह मौजूदा समय में बीजेपी से महसी विधानसभा से विधायक हैं। बहराइच न्यायालय के अपर सिविल जज प्रवर खंड एसीजेएम एमपी एमएलए की कोर्ट ने सजा सुनाई है। हालांकि बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को अपीलीय जमानत भी मिल गई है। विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट ने 60 दिनों की अपीलीय जमानत दी है। अब 60 दिनों में विधायक सुरेश्वर सिंह जिला जज के यहां अपील दायर करेंगे। महाकुंभ से पहले संगम नगरी प्रयागराज में काशी विश्वनाथ और मिर्जापुर के विंध्याचल कॉरिडोर की तर्ज पर ही महर्षि भारद्वाज का भी दिव्य और भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। कॉरिडोर निर्माण को लेकर नए साल में प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। कॉरिडोर निर्माण की जद में आने वाले 35 मकानों को विकास प्राधिकरण ने चिन्हित किया है। इन भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है। पहले दिन की कार्रवाई में 4 मकानों को बुलडोजर से गिराया गया। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, पर मौके पर पुलिस बल तैनात होने की वजह से लोगों का विरोध बेअसर रहा। महाकुंभ 2025 को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है, और इसको लेकर भारद्वाज कॉरिडोर का निर्माण उसी तर्ज पर कराया जा रहा है। इस तर्ज पर काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है। इसके लिए 13 करोड़ 35 लाख का डीपीआर तैयार किया गया है, और इस पर नए साल में अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। कॉरिडोर की जद में आने वाले करीब 35 मकानों पर कार्रवाई की जानी है, जिसमें पहले दिन 4 मकानों को ध्वस्त किया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मौके पर पुलिस बल तैनात होने की वजह से कोई भी विरोध नहीं हो सका और सभी मकानों को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई अभी कई दिनों तक चलेगी, और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि महाकुंभ 2025 के पहले यहाँ पर कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। कॉरिडोर में दुकानें भी बनेंगी, इसके साथ ही साथ इसका विस्तार किया जाएगा। आगरा में एक दुकानदार से कैश लूटकर भागने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के पास से लूटे गए कैश भी बरामद हुए। साथ ही एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। दिनांक 3 जनवरी 2024 को थाना सदर बाजार के सेवला में एक 10,000 रुपये छीनने की घटना घटित हुई थी, जो खौदा के पास इस समय मौजूद है। इस सूचना पे तत्काल टीम द्वारा वहां पहुंच के श्रीराज इंटर कॉलेज तिराहा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने 3 तारीख की घटना को स्वीकार किया, और लूटे गए 10,000 रुपये में से 5300 रुपये बरामद हुए। इसके अलावा उसके पास एक 315 बोर का अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक्टिवा जो ब्राउन कलर की थी वो भी बरामद हुई है।